कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म चैप्टर है ना। और आइसोमेरिज्म में हमने अब तक जो पढ़ा है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमने पढ़ ली है, और उसमें अब हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ जो है बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री गुरु आपका। ठीक है, ये हमारा चैनल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जेई मेन के जो एग्ज़ाम में बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। एग्ज़ाम को बहुत बढ़िया तरीके से दीजिए और बिना तनाव रहित, कोई टेंशन ना लेके, जो भी आपने पढ़ा है साल भर जो है उसी को फोकस में रख के आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए बढ़िया तरीके से। कोई भी नई चीज़ अभी आपको नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। ठीक है ना, जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसी पे बिलीव करके आप जो है एग्ज़ाम को दीजिए। ठीक है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हैप्पी रह के, खुश रह के बढ़िया तरीके से, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल बढ़िया। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ऐसा अपने ऊपर विश्वास रखिए और एग्ज़ाम आपका जो है बच्चों बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, और आगे फिर नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है। ठीक है ना, तो उन बच्चों को भी जो है बेस्ट ऑफ लक है, वो भी अपनी बढ़िया तैयारी करें और बिल्कुल तनाव रहित रहकर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है लगभग 5 या 6 साल के जो हैं आप उनको भी करके जाएं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा नीट वालों के लिए कि उसको केमिस्ट्री में आप किस प्रकार से जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऑर्गेनिक में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, फिजिकल में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनऑर्गेनिक में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो आज हम जो है आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले जैसे कि हमने जाना था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं उनको ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, जो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम बच्चों, उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। तो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से इनएक्टिव होते हैं, ये सब चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आज मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरे लेवो रोटेटरी। ठीक है ना, यानी कि +D और -L बताया था, और ये दोनों ही क्या होते हैं आपस में बच्चों, एनेंशियोमर होते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एनेंशियोमर क्या होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनेंशियोमर्स के बारे में। ठीक है, चलिए ये देखिए एनेंशियोमर। अगर मैं एनेंशियोमर की बात करूं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक +D होता है, एक -L होता है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एनेंशियोमर क्या है भाई, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेंगे। ठीक है ना, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, इन्हीं को बोलते हैं हम एनेंशियोमर। और जो एनेंशियोमर जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं बोलो, मिरर इमेज होते हैं। और इनकी मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है। और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, लगभग सेम होती है, केवल 2 प्रॉपर्टी को छोड़कर। एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे मान लो +D वाले हैं, कोई +D वाला है तो ये पीपीएल के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा बोलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और -L की बात कर रहे हैं, यानी कि लेवो रोटेटरी की बात करें तो ये पीपीएल के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये जो मोड ऑफ रोटेशन की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इनकी डिफरेंट होती है केवल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जहाँ तक इनकी +D और -L की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो भी लगभग सेम होती है। ठीक है ना, केवल एक केमिकल प्रॉपर्टी को छोड़कर। अगर मान लो ये किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेंगे दोनों, +D या -L, तो इन दोनों का रेट क्या रहेगा, बिल्कुल बच्चों सेम रहेगा। +D के साथ में +D की रिएक्शन अगर आप किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ में करोगे, और -L की भी अगर आप रिएक्शन क्या नाम है किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ करोगे जिसमें कायरल सेंटर नहीं होगा, तो दोनों का K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों का रेट क्या होगा आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों की रिएक्शन किसी आप ऐसे कंपाउंड के साथ में करते हो जिसमें कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव के साथ करते हो, फिर दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी केमिकल जो रिएक्शन का जो रेट है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव के साथ करोगे तो दोनों का रेट क्या रहेगा आपका, बराबर नहीं रहेगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, मोड ऑफ रोटेशन और केमिकल रिएक्टिविटी किसी ऑप्टिकल एक्टिव के साथ में। उसके अलावा इनकी सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, वो सब क्या होती हैं बच्चों, सेम होती हैं। और यही कारण होता है क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी आपकी सेम होने की वजह से क्या होता है बच्चों
कि इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एनेंशियोमर समझ गए, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और मिरर इमेज कैसी होती है, कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए, चलिए ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे इसको। और मैंने यहाँ पे एक मिरर लगाया, देखिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, मान लो मैंने इसको कह रहा हूँ प्लस डी लैक्टिक एसिड है, देखो प्लस लैक्टिक एसिड प्लस डी का मतलब क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये प्लस डी का पता तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ये बनेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम माइनस एल लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। अब ये देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि दोनों में कायरल सेंटर है, ठीक है ना। किसी भी ऐसा मॉलिक्यूल कोई भी जिसमें एक कायरल सेंटर होता है वो 100% क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये दोनों मिरर इमेज है बच्चों, ठीक है ना। ये प्लस डी है, ये माइनस एल है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है। आप ध्यान से देखो दोनों मिरर इमेज है, इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों एक जैसे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें OH राइट डायरेक्शन में है, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, आपके मिरर इमेज हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी आपके स्टीरियो आइसोमर्स दो जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर बिल्कुल ऐसा मॉलिक्यूल होता और ये भी ऐसा ही होता तो वो इमेज क्या कहलाती है आपकी, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहलाती। तो ये इन्हीं को बोलते हैं हम एनेंशियोमर, ठीक है ना। तो एनेंशियोमर समझ के। अब दूसरी बात है कि अगर हमें पहचान नहीं पड़ती है, ठीक है ना, कि एनेंशियोमर है, वैसे भी आप देखो अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो देखेंगे आप क्या हो रहा है, इसमें एक ही तो चेंज दिखाई दे रहा है, केवल एक ही चेंज, एक ही ग्रुप चेंज हो रहे हैं। OH यहाँ पर आ रहा है, H यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ओड चेंज आ रहा है। मैंने आपको जब फिशर प्रोजेक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर ओड चेंजिंग होती है तो जो वो ओड चेंज करने के बाद में जो बनता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, हमेशा पहले वाले का बोलो मिरर इमेज होगा, ठीक है ना। और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एनेंशियोमर होगा। जो नया स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा वो क्या होंगे, वो क्या होगा आपका, पहले वाले का एनेंशियोमर होगा, ठीक है ना। ये इन दोनों को बोलेंगे हम मिरर इमेज, यानी कि एनेंशियोमर। क्लियर होगी बात। एक तो बात होगी ये ओड चेंज से अगर कभी भी आपको दिखाई देता है तो वो आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था RS कॉन्फ़िगरेशन, RS नोमेनक्लेचर यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बताया था। जो कायरल सेंटर होता है उसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, नोमेनक्लेचर करा था कुछ CIP रूल के द्वारा, ठीक है ना। जो कायरल सेंटर के साथ में एटम या ग्रुप लगे होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग करते हैं और उसी के बेस पे देखते हैं कि वो R होगा। R का मतलब रेक्टस क्लॉकवाइज, S का मतलब सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और फिशर में मैंने ये आपको ये भी बताया था कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, यानी कि 4 नंबर जो होता है वो वर्टिकल पर होना चाहिए। अगर वर्टिकल पर नहीं है तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा जस्ट आप उसका क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। देखते हैं चेक करके। ये 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन का सबसे कम है। आप देखेंगे 2 में देखिए यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसका भी होगा। तो फिर आगे वाले पे चले जाइए, अगर पहले वाला सेम है तो नेक्स्ट वाले कार्बन पे, नेक्स्ट वाले एटम पे चले जाइए। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये 2 होगा और ये वाला आपका 3 होगा। तो देखिए चलिए 1 से चले 2, 2 से चले यहाँ पे 3। जो 4 नंबर होता है ना उसको आप ऐसे ढक लीजिए कि जैसे कि वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो कैसा होगा ये, फिर S होगा। इसका मतलब S होता है, इसका मतलब R होता है, ठीक है ना। तो कैसा होगा ये, S होगा। लेकिन 4 ग्रुप कहाँ पे आ रहा है बोलो, हॉरिजॉन्टल पे। कहाँ पे आना चाहिए, वर्टिकल पे। तो जो दिखाई दे रहा है उसका उल्टा कर दीजिए, S दिखाई दे रहा है, कैसा होगा, R होगा। इसको देखिए ये नंबर 4 है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो ये नंबर 4 पाएगा। ये नंबर 1 है, फिर ये नंबर 2 आएगा, फिर ये नंबर 3 आएगा। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3। कैसा दिखाई दे रहा है, R, लेकिन होगा क्या, S, क्योंकि नंबर 4 यहाँ पे है। क्लियर होगा। अब देखिए अगर किसी
मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है और कोई भी दो मॉलिक्यूल ऐसे दिए हों, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछता है कि कैसा है, तो आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा देखेंगे। अगर पहले वाला आर है, सेकंड वाला एस है, पहले वाला एस है, सेकंड वाला आर है, तो वो क्या होंगे, ये आर है, ये एस है। या फिर कोई ऐसा दिया हो, ये एस है, ये आर है, तो उनके बीच में जो रिलेशन आएगा बच्चों, वो कैसा आएगा, एनेंशियोमर का आएगा। ठीक है ना, एनेंशियोमर्स का आएगा, वो आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। इस तरह से आप सिंगल कायरल कार्बन वाले की पहचान कर लोगे। ठीक है ना, ये थे हमारे एनेंशियोमर। ठीक है, हमेशा जब भी कोई आपको दो मॉलिक्यूल दिए हों, उनमें रिलेशन हो, अगर आप उन दोनों मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद में आप देखेंगे कि अगर आपको कभी और चेंज दिखाई दे, ठीक है ना, और चेंज दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसका। ठीक है, चलिए ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया आपका COOH, यहाँ पे ले लिया मैंने COOH बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे मैंने H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे लिया है मैंने OH। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेता हूँ OH, और यहाँ पे लेता हूँ H, और मैं यहाँ पे लेता हूँ OH, यहाँ लेता हूँ मैं H, यहाँ पे लेता हूँ मैं H, यहाँ पे लेता हूँ मैं OH, और यहाँ लेता हूँ मैं COOH। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, क्या है ये। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे COO, ये हो गया बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने कायरल कार्बन है यहाँ पे, 2 कायरल कार्बन है। ठीक है ना, यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, फिशर में है। आप देखेंगे क्या ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, निश्चित रूप से ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब किसी मॉलिक्यूल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करो और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, इक्वल हो, बिल्कुल एक जैसे, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इनमें रिलेशन बताना आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या ये आपके एनेंशियोमर हैं, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो कायरल कार्बन है यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या कीजिए, RS कौन। और वैसे भी देखिए, ध्यान से भी देख के आप देखिए, ओड चेंज आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है इसमें, ओड चेंज, एक ही तो चेंज दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में H है और लेफ्ट में क्या है, OH है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखिए, ये वाली तो कंडीशन बिल्कुल सेम है, ये देखिए सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि एक ही तो चेंज दिखाई दे रहा है। अगर कभी भी ओड चेंज दिखाई दे, तो ओड चेंज दिखाई देता है, तो वो क्या होगा, आपका आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। RS करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत कम समय में ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसे, आपको फिशर में दिए होंगे, या डैश वेज में दिया होगा, कहीं भी दिया होगा, किसी भी प्रोजेक्शन में दिया हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी स्टीरियोआइसोमर्स, तो आप उसको इस प्रकार से रिलेशन निकाल लेंगे। तो एक ही तो दिखाई दे रहा है आपको, ओड चेंज, तो ओड चेंज का मतलब ये आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। और नहीं होंगे तो फिर RS कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा देख लीजिए। इस कंपाउंड का ये कायरल, इस कंपाउंड का ये कायरल, अगर ये R है तो ये S होना चाहिए, ये S है तो ये R होना चाहिए, ये R है तो ये S होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए बिल्कुल। तो फिर रिलेशन क्या होगा, एनेंशियोमर का होगा। करके देख लीजिए, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है ना, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा है बोलो, राइट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये R है, लेकिन होगा क्या, S होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि 4th नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जब भी यहाँ पे होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा, आप उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो इसका मतलब 4 नंबर तो ये हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, 1, ये हो गया। अब इसके लिए देखिए, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन से आगे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, या कार्बन से आगे क्या दिखाई दे रही है, 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है केवल, तो इसका मतलब 2 ये होगा हमारा, 3 होगा। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा, R, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा S होगा। क्या होगा, S होगा। क्यों, क्योंकि 4 नंबर हमारा वर्टिकल पे है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1 है आपका, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, S, लेकिन होगा क्या हमारा, R। जब ये S है तो ये R होगा ही, और ये S है तो ये भी क्या होगा आपका बच्चों, R ही होगा। ठीक है ना, ये भी R ही होगा। ठीक है ना, तो देखिए, ये S, ये R, ये S, ये R, आप करके भी देख लेंगे, यही आएगा। तो इसका मतलब जब एक R हो, एक S हो, तो निश्चित रूप से क्या होंगे वो, बोलो, एनेंशियोमर होंगे। ठीक है ना, रिलेशन, एनेंशियोमर मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखिए, क्या बिल्कुल ये एक जैसे हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें OH लेफ्ट साइड में है,
ठीक है ना। एक को आप प्लस डी कह सकते हो तो एक को माइनस एल कह सकते हो, ठीक है। ये जो एस और आर है ये कायरल सेंटर का केवल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, नोमेनक्लेचर है। और ये जो प्लस डी और माइनस एल लिख रहा हूँ ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। ये हम देख के कभी भी नहीं बता सकते, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा मालूम कर लेंगे कि ये एनेंशियोमर है, ठीक है। अगर एक कायरल कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में तो पहले वाला आर होना चाहिए, दूसरे वाला एस होना चाहिए, या पहले वाला एस होना चाहिए, दूसरे वाला आर। और बाकी अगर दो कायरल कार्बन भी हैं तो देख लीजिए अलग अलग, एक एस दूसरा आर, एक आर ये एस ये आर, तो उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा आपका, बोलो, एनेंशियोमर, ठीक है। तो एनेंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको बोलते हैं हम एनेंशियोमर, ठीक है ना। अब क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो भाई इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम मिक्सचर में से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें वो होगा बच्चों डायस्टीरियोमर्स का। क्या होगा, डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ये भी क्या होते हैं बच्चों, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। पर इनको क्या बोलते हैं हम, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स ही एक प्रकार के, पर आप लिख सकते हो हैविंग डिफरेंट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी आपकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, तो इनको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये आपके इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, आप ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोज, देखो जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोसेबल मिरर इमेज तो उनकी होती है, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं होंगे इसके, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोसेबल होंगी मिरर इमेज इनकी, ठीक है ना, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। एनेंशियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोसेबल होती है उनकी इमेज। ये मिरर इमेज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या होंगी, ये नॉन सुपर इम्पोसेबल मिरर इमेज ही होगी इनकी। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे पहचान करेंगे डायस्टीरियोमर्स की, ठीक है। ये देखिए भाई, यहाँ पे मैंने लिया COOH, यहाँ मैंने लिया COOH, यहाँ लिया मैंने आपका क्या Cl, यहाँ लिया मैंने आपका H, यहाँ लिया मैंने H और यहाँ लिया मैंने Cl, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही रिलेशन आएंगे बच्चों आपके लिए, देखो ध्यान से देखना, चाहे जेईई मेन की बात करें, नीट की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके कि भाई रिलेशन बताइए, ठीक है। और रिलेशन या तो एनेंशियोमर होंगे या डायस्टीरियोमर्स होंगे या होमोमर्स या आइडेंटिकल होंगे या फिर वो मीज़ो होंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे COOH ऊपर है और यहाँ पे भी क्या है बच्चों हमारा COOH है, ठीक है। यहाँ मैंने H लगा दिया है, यहाँ मैंने आपका Cl लगा दिया है और यहाँ मैंने आपका Cl लगा दिया है और यहाँ मैंने आपका H लगा दिया है। क्लियर है। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। Cl को यहाँ पे कर दिया है, यानी H को इधर कर देता हूँ, Cl को उधर कर देता हूँ। H इधर आ जाएगा, इसमें Cl उधर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, H इधर आ जाएगा और नहीं, देखिए एक मिनट रुकिए, ये देखिए COOH और Cl H। एक एग्जांपल ये है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देखिए
भाई यहाँ पे क्या आएगा COOH, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बच्चों COOH, और यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया ClH, और ये आ गया आपका Cl। इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं हम सेकंड मान रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या होगा, क्या ये डायस्टीरियोमर्स हैं। तो पहचान कैसे करते हैं डायस्टीरियोमर की, RS नोमेनक्लेचर, ये कंपाउंड फर्स्ट, ये कंपाउंड सेकंड। देखिए पहले इनका RS नोमेनक्लेचर करिए आप, कैसे पहचान करेंगे, ये एटॉमिक नंबर चेक करिए। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो ये 1 आएगा, इसका सबसे कम है ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, और ये क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो 1 से चले 2, 2 से 3, कैसा दिखाई दे रहा है आपको S, लेकिन होगा क्या R। क्यों होगा R, क्योंकि ये वाला हॉरिजॉन्टल पे है। नेक्स्ट में देखिए ये आएगा 4, और ये आएगा आपका 1, और ये आएगा 2, और ये आएगा 3। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है R, लेकिन होगा क्या आपका S। इसकी बात करें तो ये हो गया 1, 1 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है R, लेकिन S होगा। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 से चले 2, 2 से चले 3, ये कैसा दिखाई दे रहा है R, लेकिन कैसा होगा S हो गया। तो देखिए होता क्या है, अगर फर्स्ट कायरल कार्बन का, फर्स्ट कंपाउंड का फर्स्ट कायरल कार्बन ये वाला, अगर मान लो R है और ये वाला S है, या ये वाला S है, ये वाला R है, फिर फर्स्ट कंपाउंड का सेकंड कायरल और सेकंड कंपाउंड का सेकंड कायरल, ये R है या फिर R है, ये S है या फिर S है, ठीक है। मतलब हुआ 2 कायरल कार्बन तो क्या होने चाहिए बोलो, अलग होने चाहिए, और 2 कायरल कैसे हो जाएं आपके बोलो, सेम हो जाएं। तो उनके बीच में जो रिलेशन आएगा ना बच्चों, वो कैसा आएगा, डायस्टीरियोमर्स का आएगा। किसका आएगा, डायस्टीरियोमर्स का आएगा। देखिए ये R है, ये S है, 2 अलग अलग हो गए, ये S ये R हो सकता है, ठीक है ना, और ये दोनों क्या हो गए सेम। 2 सेम हो SS RR, 2 अलग अलग हो तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम, डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके, डायस्टीरियोमर्स। पहचान होगी अब आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबकी डिफरेंट होती है। तो इन दोनों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले का BP अलग होगा, इसका BP अलग होगा, तो इनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डायस्टीरियोमर्स की बात, पहचान कर लोगे। तो डायस्टीरियोमर्स क्या हो गए, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, 2 या 2 से ज़्यादा, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना, और वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा कंसेप्ट आता है हमारा बच्चों रेसेमिक मिक्सचर का। किसका आता है बोलो, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है बोलो, बोलो ये होता है आपका इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर, ठीक है। 2 एनेंशियोमर का इक्यूमोलर मिक्सचर जो होता है वो रेसेमिक मिक्सचर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक +D कंपाउंड है कोई, ठीक है ना, मेरे पास कौन सा है यहाँ पे +D कंपाउंड है, ये कितना है मान लो 50 मिलीलीटर है, और दूसरा मेरे पास कौन सा है यहाँ पे बोलो, एक मेरे पास यहाँ पे क्या है बोलो -L है, और ये भी कितना है बोलो 50 मिलीलीटर है। और ये दोनों क्या होते हैं बोलो, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दोनों एनेंशियोमर है। अब इन दोनों को मैं बराबर मात्रा में बिल्कुल एक बड़े कंटेनर में एक साथ मिक्स कर दूँ, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में यहाँ जो मुझे मिला वो मिला +-DL। रेसेमिक मिक्सचर को इसी सिंबल के द्वारा दिखाया करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मिक्सचर है बराबर होना चाहिए, जितना प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए। तो ये बराबर मात्रा में अगर आप लोगे +D और -L को, तो जो आपको मिलेगा ना यहाँ पे बच्चों, वही क्या होगा आपका रेसेमिक मिक्सचर होगा, ठीक है ना। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है आपका, ये मैन मेड होता है, ठीक है ना। तो जब भी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करते हैं तो कभी भी इसकी काउंटिंग नहीं करते हम, ठीक है ना। अब ये जो रेसेमिक मिक्सचर है बच्चों, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीज़न क्या होता है इसका, यानी कि ये PPL के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का जो रीज़न है वो है आपका एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या होता है बोलो, एक्सटर्नल कंपनसेशन,
एक्सटर्नल कंपनसेशन जानते हो क्या होता है? देखो, ये जो प्लस माइनस DL आपने जो मिक्सचर बनाया है, ये कहाँ से बना है? बाहर से मिलाया आपने। प्लस D को और माइनस L को क्या मिलाया? बाहर से मिलाया। तो प्लस D और माइनस L क्या करते हैं? दो अपोजिट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब होता है कि बाहर से मिलाने पर एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने? कैंसिल कर दिया। इसलिए क्या है ये बच्चों? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब मान लो प्लस D और माइनस L को अगर मिला के आप क्या बना रहे हो? रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है ना। और इसी रेसिमिक मिक्सचर को बनाने की जो फिनोमिना है बच्चों, उसी को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसिमाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आप जो है बच्चों अगर मान लीजिए आप इस क्या बोलते हैं इसको हीट करके अलग करना चाहते हैं, प्लस D को और माइनस L को, तो इसको फिर हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। इसको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। तो ये था हमारा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों वो क्या है आपका? नेक्स्ट है नंबर 4 पे हमारा बच्चों मीजो कंपाउंड। क्या बोलो? मीजो कंपाउंड्स। कई बार पहचान करने को आती है इसकी भी, ठीक है। देखिए मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, ध्यान रखना। क्या होता है ये? एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब होता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसको हमने बोला था POS। POS का मतलब किसी मॉलिक्यूल को बीच में से आप डिवाइड करो, दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वली होने चाहिए, और वो दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो उसमें होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा? आप जानती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये क्या होगा आपका? ऑप्टिकली बोलो इनएक्टिव होगा। ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो मीजो कंपाउंड के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है, ध्यान रखना कि मीजो होने के लिए उसमें कम से कम जो है आपके 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। एक कायरल वाला कभी भी आपका मीजो नहीं हो सकता। जैसे डाइस्टीरियोमर के लिए आपके क्या चाहिए? 2 कायरल कार्बन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मीजो की पहचान बता रहा हूँ आपको। ये देखिए CH3, और यहाँ पे देखिए बच्चों CH3, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे भी OH आ गया, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। इस मॉलिक्यूल को इक्वली आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, और डिवाइड करने के बाद में देखिए दोनों पार्ट कैसे हैं? बिल्कुल सेम है, और एक दूसरे के मिरर इमेज में देखो, इसकी मिरर इमेज ये रही, इसकी ये रही, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इक्वल है ये, इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि मीजो कंपाउंड होने के लिए 2 कायरल कार्बन चाहिए। देखो इसमें 2 कायरल कार्बन हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ये जो कायरल कार्बन है आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये जो आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा, ठीक है ना। भाई मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट कायरल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जो नीचे वाला सेकंड ये क्या करेगा? जस्ट उसके अपोजिट में क्या करेगा? रोटेशन करेगा। तो नेट रोटेशन क्या हो गया? इसमें 0 हो गया। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये जो मीजो कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और उसकी ऑप्टिकली इनएक्टिविटी का जो मेन कारण होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? इसमें कैंसिलेशन हो रहा है। अंदर ही अंदर दोनों कायरल कार्बन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। ये अब क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो जितना उसने रोटेट किया, इसी ने क्या कर दिया? उसका अपोज कर दिया। तो नेट रोटेशन क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो अंदर ही अंदर कैंसिलेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। कभी आपसे क्वेश्चन आया कि रेसिमिक मिक्सचर जो होता है प्लस माइनस DL, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किस वजह से? एक्सटर्नल कंपनसेशन। वहाँ पर आपने प्लस और माइनस L को किस में करा था? बाहर से मिलाया था। और यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड,
इंटरनल कंपनसेशन। तो मीजो कंपाउंड के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, 2 कायरल कार्बन चाहिए और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ध्यान रखना, बिल्कुल दोनों पार्ट एक जैसे, तो वो क्या होगा, आपका मीजो कंपाउंड होगा। ठीक है ना, तो इससे आप मीजो की पहचान आसानी से बच्चों कर सकते हो। ठीक है, चलिए डैश वेज में दिया हो या आपका किस में दिया हो, फिशर में दिया हो, इसी प्रकार से आप मीजो की पहचान कर सकते हैं। मीजो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, देखो चलो और ले लेता हूं मैं, मीजो की बात करता हूं तो देखो इस तरह से, ये देखिए COOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है ना, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका COOH। बताइए क्या ये मीजो कंपाउंड है? कितने कायरल कार्बन चाहिए आपको? 2 चाहिए कम से कम, 2 से ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं। एक कायरल ये है, एक ये है, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या बोलो, ये सूडो कायरल है। तो टोटल कायरल कार्बन कितने इसमें? 3 है। आप देखिए इसको बीच में से डिवाइड कीजिए, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट देखिए और नीचे वाला पार्ट देखिए, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी बहुत ज़रूरी है मीजो के लिए। ठीक है ना, तो ये भी आपका मीजो है। ठीक है ना, इसी तरह से आप मीजो की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना, कायरल कार्बन है इसमें, लेकिन कायरल कार्बन का किसी मॉलिक्यूल में होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कौन सी बोलो? मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए इसमें कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब उसके अंदर डिसिमेट्री होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। किसी मॉलिक्यूल को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करो तो वो दोनों पार्ट एक जैसे नहीं होने चाहिए, उसी को बोलते हैं कायरलिटी। ठीक है, तो कायरलिटी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है ना, तो आप समझ गए आप मीजो कंपाउंड को। अब मीजो के बाद में नंबर 5 पे हम आ गए हैं बच्चों, किसके ऊपर? आइए नंबर 5 पे आ गए हैं हम बच्चों, किस में? हम आ गए एरिथ्रो एंड थीरियो नोमेनक्लेचर। ये देखिए एरिथ्रो और थीरियो, देखिए एरिथ्रो, देखो एरिथ्रो होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल में कम से कम 2 कायरल कार्बन चाहिए। ध्यान से देखते रहना, क्या चाहिए? इस तरह की 2 आपको या 3 मॉलिक्यूल बने हुए मिलेंगे बच्चों वहाँ पे, और वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कौन एरिथ्रो है और कौन सा आपका थीरियो है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ H है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा H है, और यहाँ पे क्या है? Cl है, और यहाँ पे हमारा Br है। ध्यान से देखिए, एरिथ्रो की पहचान करिए। इन दोनों कायरल कार्बन को आपको देखना है। इन दोनों कायरल कार्बन के राइट साइड या लेफ्ट साइड में, एक साइड के ये दोनों कायरल कार्बन पर लगे हुए ग्रुप अगर एक जैसे हैं, दैट इज एरिथ्रो। ध्यान से देखो, दोनों कायरल कार्बन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इन दोनों कायरल कार्बन के साथ में लगे हुए ग्रुप सेम है, तो उसको बोलेंगे हम एरिथ्रो। और अगर ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, अगर ये दोनों ग्रुप क्या है आपके? सेम नहीं है, तो उसे बोलेंगे थीरियो। ठीक है, जैसे मैं H को यहाँ पे भेज दूँ, Cl को यहाँ भेज दूँ। ठीक है, मैं H को यहाँ भेज दूँ, नहीं मैं इसको यहीं रहने देता हूँ Br, और ये हो गया मेरा H, एक चेंज कर दिया मैंने। ये लो, इसको देखो ध्यान से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको देखिए, ये 2 कायरल कार्बन है आपके, दोनों कायरल कार्बन के राइट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखो, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, उन्हें क्या बोलते हैं हम? थीरियो। बात आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। ठीक है ना, इस तरह से आप एरिथ्रो और थीरियो की पहचान कर लोगे। ठीक है ना, एरिथ्रो और थीरियो के बाद में लास्ट जो कंसेप्ट हमारा बचा, वो बचा आपका कैपिटल D एंड L नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, ये देख लीजिए, D और L नोमेनक्लेचर, कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स आपको मिलेंगे बच्चों, और जो है आपको उसकी क्या करनी है? DL नोमेनक्लेचर करनी है। ठीक है ना,
तो ये जो DL नोमेनक्लेचर होता है ना, ये केवल शुगर के लिए और अमीनो एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए DL नोमेनक्लेचर केवल किसके लिए यूज करते हैं बोलो? शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेनली। देखिए शुगर के लिए क्या है, सबसे सिंपल शुगर जो है ना बच्चों, जो सबसे सिंपल शुगर है वो ये है आपकी, देखो यहाँ पे लिखूँ मैं क्या, CHO, और यहाँ पे लिखूँ मैं क्या, CH2OH, और यहाँ पे लिख देता हूँ OH, और यहाँ पे लिख देता हूँ H। देखो क्या आ गया यहाँ पे, कायरल सेंटर होगा नहीं होगा। इसका नाम बच्चों पता है क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये नोमेनक्लेचर आप कार्बोहाइड्रेट में बहुत करते हो, तो वो पूछेगा बोलो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है या फिर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है ना। ये डी का मतलब वो नहीं है प्लस वाला, या इसका मतलब ये नहीं है डेक्स्ट्रो, ठीक है ना। तो ये क्योंकि प्लस या डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये डी क्या है, केवल कायरल सेंटर का नोमेनक्लेचर है। तो देखो इसका हम कौन सी शुगर डी होगी, कौन सी एल होगी, उसका पता लगाते हैं OH के द्वारा। कायरल सेंटर के साथ में OH अगर राइट साइड में है तो उसे बोलेंगे हम डी, यानी कि ये होगा आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है? हो सकता है ऐसा लिखा हो डी और ब्रैकेट में लिखा हो प्लस, तो डी का तो मतलब है ये वाला नोमेनक्लेचर, इस प्लस का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है, डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, देखो मैं H को इधर कर देता हूँ, OH को यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे CHO और यहाँ पे CH2OH, तो OH इधर होगा तो इसको बोलेंगे हम L प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। मतलब इन दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो सेम ही है, केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एल का मतलब वो नहीं है लैबो वाला, एल का मतलब है इसका नोमेनक्लेचर कि ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है ना। ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों की सेम है। एक बड़ी सी शुगर ले लेते हैं, देखो तो ये छोटी छोटी बातें थी इस वीडियो में। नेक्स्ट अब हमारी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगभग कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद में हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। ये देखिए ग्लूकोज को देखिए आप, ग्लूकोज यहाँ पे क्या है हमारा CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है H। वहाँ ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12 और O6। देखिए 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या बचा आपका बोलो CH2OH, CH2OH, यही तो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है फिशर में। देखिए ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं 4, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और ग्लूकोज क्या होती है आपकी डेक्सो रोटेटरी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है यानी कि प्लस लिखा होगा ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो ये जो कायरल सेंटर है इनका नोमेनक्लेचर करना है आपको, किसके द्वारा डी और एल में। तो अगर राइट साइड में है तो डी होगा, लेफ्ट साइड में है तो एल होगा, राइट साइड में है तो डी होगा, राइट साइड में है तो डी होगा। तो ये तो होगा अंदर के कायरल जो सेंटर है उनका नोमेनक्लेचर। अब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इसको हम डी की कंडीशन में रखेंगे या फिर एल की कंडीशन में रखें, इसको डी ग्लूकोज कहें या एल ग्लूकोज। तो देखो पूरे मॉलिक्यूल का पता कैसे लगाते हैं, जो लास्ट वाला कायरल सेंटर होता है उस पर देखिए उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है आपका, वो डी है या एल है। अब देखिए डी है तो पता है हम इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डी प्लस ग्लूकोज, ये होगा जिसका नाम, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्या करें हम इनको चेंज कर दें, ठीक है ना। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, देखो अभी 2-3 साल से लगातार बच्चों क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, ग्लूकोज में से स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया ये OH इधर, H यहाँ पे कर दिया है और OH यहाँ पे कर दिया है, H यहाँ पे कर दिया है, आगे फिर H यहाँ पे कर दिया है, OH यहाँ पे कर दिया है, और मैंने यहाँ पे H यहाँ पे कर दिया है, OH यहाँ पे कर दिया है। तो देखो 1 2 3 4 और ये क्या है CH2OH, ठीक है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर ये L होगा, ये D होगा, ये L होगा, ये L होगा,
ये होगा ना, ठीक है ना। तो बताइए ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसके बेसिस पे देखेंगे, इसको बोलेंगे हम L प्लस ग्लूकोज। जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं, उसके बेसिस पर हम डी और एल में इसको अलग अलग करेंगे। लेकिन देखो अंदर की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो सेम है। तो डी ग्लूकोज भी होता है, एल ग्लूकोज भी होता है। तो एल का मतलब लेवो नहीं होता, ठीक है ना। एल का मतलब क्या है, इसका कॉन्फिगरेशन है टीएल नोमेनक्लेचर। तो ये केवल हम यूज़ करते हैं किसके लिए बोलो, डी ग्लूकोज के लिए, सॉरी शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो आगे ये कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ेंगे इस नोमेनक्लेचर को, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड में भी इसी नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। डी अमीनो एसिड या फिर एल अमीनो एसिड, ठीक है ना। देखिए अमीनो एसिड तो आप जानते ही हैं, ये देखिए COOH, यहाँ पे लगा दिया NH2, ठीक है। यहाँ पे कोई R लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, लो ये हो गया, ठीक है जी। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना अमीनो एसिड को। ठीक है। देखिए ये कई अमीनो एसिड हैं और देखो यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन भी है, अलग अलग है ना। ये अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप दोनों होते हैं, और अल्फा पोजीशन पे है तो ये अल्फा अमीनो एसिड है। और देखिए इसका नोमेनक्लेचर भी डी, इसमें NH2 के बेसिस पे देखोगे, अगर NH2 राइट साइड में है तो इसे बोलोगे डी अमीनो एसिड। क्या बोलोगे इसे, डी अमीनो एसिड बोलोगे। और अगर मान लो ये आपका इधर आ जाए, लेफ्ट साइड में है, तो इसे बोलेंगे हम एल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा बोलो डीएल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा एनिसोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और आपका उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है ना, किस प्रकार से आप उनकी पहचान करोगे। और मीजो कंपाउंड हमने पढ़े, रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा और डीएल नोमेनक्लेचर, एरिथ्रोथीरियो। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी ना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपको कोई कमी नज़र आती है तो उसमें भी बताइए, जिससे कि हम और बढ़िया तरीके से सुधार कर सकें इसमें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया करके।